हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। फिर एक नई क्लास के साथ हम आज फिर आए हैं। जैसा कि आपने पहली क्लासों में पढ़ रखा होगा, हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पहली क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेमवर्क पढ़ा था। फ्रेमवर्क पे हमने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में दो मुख्य चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। एक तो आदर्श और मूल्यों का विकास, दूसरा संस्थाओं का विकास। इन दोनों के बिहाफ में हमने आगे बढ़ते गए थे। फिर हमने 1600 का एक्ट पढ़ा था, चार्टर्ड एक्ट। 1726 का एक्ट पढ़ा था। फिर हमने ब्रिटिश व्यापार और राजनीति के अंतर्गत हमने जो एक्ट पढ़े थे, 1773 का एक्ट, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो 1784 का था, उसके बाद 1786 का एक्ट, 1793 का एक्ट। फिर हमने कल जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा था। उसको अच्छे से समझा था, उसके प्रोविजन समझे थे। उसी से हम आगे आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक मिनट में हम उसका रिवीजन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि 1813 के चार्टर्ड एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। 1800 चार्टर्ड एक्ट में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, अगर हम प्रोविजनों की बात करें, जैसे कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट, इसके हमने प्रावधान के बारे में बात करें, प्रावधान क्या क्या थे, प्रोविजन क्या क्या थे, इसका बैकग्राउंड हमने समझ लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोविजन किया गया था, वो प्रोविजन कंपनी का जो व्यापार था, वो उसको मोनोपोली थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया था आंशिक रूप से। जो पहला प्रोविजन हमने पढ़ा था कि कंपनी का व्यापारिक कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और चाय और चाय व चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार व्यापारिक एकाधिकार एकाधिकार बना रहा। ठीक है, ये हमने इसका पहला प्रोविजन पढ़ा था कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, मोनोपोली, वो पूरी तरह समाप्त नहीं की गई, आंशिक रूप से, मतलब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। देखो कब किया जा रहा है, 1813 में। कंपनी कब बनी थी, 1600 में। ये याद रखना, जो कि एक चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से ही बनी थी। ठीक है ना। उस समय महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ तब बनी थी। तो ये हमारा पहला प्रोविजन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक। इसके बाद जो दूसरा प्रोविजन पढ़ा था, दूसरा प्रोविजन हमने ये पढ़ा था कि जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी के लिए धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति या अधिकार दे दिया गया। दूसरा हमने प्रोविजन पढ़ा था, सेकंड प्रोविजन, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी ईसाई मिशनरियों को ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार भी दिया गया, अधिकार। ठीक है। देखो जो ईसाई मिशनरी हैं, वो तो पहले भी भारत में आती रहती थी, लेकिन बाकायदा इनको एक एक्ट के माध्यम से या संवैधानिक माध्यम से कहा गया, क्योंकि उसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो संविधान में लिखा गया वो ज्यादा मान्य होता है। उसके बेस पे संसद जो विधि बनाती वो कम मान्य होती है। उसके आधार पर फिर एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक अगर कोई नियम कानून बना देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देता है, तो उसकी कम महत्वता तो होती है। और उसके बाद भी फिर व्यवहार में कुछ स्थितियां वर्तमान समय में चलती रहती है। ठीक है, यहां ये किया गया कि ईसाई मिशनरी को धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया, ये बाकायदा एक्ट में लिखा गया। अभी क्या होता है, एक्ट में लिखने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें संवैधानिक एक ताकत मिल जाती है कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी उस पर रोक टोक नहीं करेगा। ये हुआ। इसके बाद और कलकत्ता में चर्च की स्थापना भी की, चर्च भी स्थापित किया गया, चर्च भी स्थापित किया गया। इसको कई जगह या गिरजाघर भी बोलते हैं, किया गया, या गिरजाघर, ठीक है ना, गिरजाघर। इसमें क्या था, इसमें एक
बिशप और 3 पादरी होते थे। इसमें एक बिशप, एक बिशप, एक बिशप प्लस 3 पादरी, इन लोगों का गठन किया गया। ये हमने सेकंड प्रोविजन समझा था 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। इसके बाद हमने क्या कहा, थर्ड हमने प्रोविजन या क्या पढ़ा था कि शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपए खर्चा किया जाएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वार्षिक, वार्षिक शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। ये हमने प्रोविजन पढ़ा था, खर्च किया जाएगा। इसके बाद, क्योंकि देखो अब शिक्षा पर इसलिए खर्च किया जाएगा, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अब इनको जो भी भारत में शासन प्रशासन की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है ना कहीं एक राजनीतिक अधिपत्य स्थापित किया जा रहा है। और राजनीतिक अधिपत्य स्थापित किया जा रहा है तो फिर प्रशासन के लिए जो CD ग्रेड या की जॉब है उनके लिए लोगों की भर्ती चाहिए। अब भर्ती ब्रिटेन से लेके तो आएंगे नहीं, भारत इतना बड़ा देश है, भारत में प्रशासन करने के लिए अच्छी खासी संख्या की बहुत जरूरत पड़ सकती है। तो जो बिल्कुल निचले लेवल की जॉब है उनको करने के लिए कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, सारा काम तो इंग्लिश में हो रहा है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इंग्लिश में हो रहा है, प्रशासनिक कार्य। तो फिर शिक्षा के लिए हम फंड देंगे और यहीं के लोगों को यहीं पर शिक्षित करेंगे और यहीं पे शिक्षित करने के बाद उनको हम जॉब देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे और पूरी तरह जॉब भी अंग्रेजों की करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर भारतीय रहेगा, मेंटली ठीक है वो पूरी तरह कहीं ना कहीं एजुकेशनली ब्रिटिश की एक गुलाम की तरह काम करेंगे। तो ये इसमें प्रोविजन किया गया था। ठीक है, इसकी वजह समझ गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन किया गया था, उस नेक्स्ट प्रोविजन में ये था कि साथ में क्या करेंगे ये कि भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, और भारत का जो साहित्य है उसके बढ़ावा या उसके प्रचार या उसको बढ़ाने के लिए भी फंड दिया जाएगा। भारतीय भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति व साहित्य, साहित्य के लिए फंड दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा। ये भी इसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया। ठीक है, उसके लिए भी फंड दिया जाएगा क्योंकि अब यहां आए हैं तो भारत की संस्कृति तो वाजिब सी बात है कि सबसे वन ऑफ द बेस्ट कल्चर माना जाता है। फिर भारत में आके इन्होंने इतनी सारी विविधताएं देखी, इतना सारा साहित्य पढ़ा, उस साहित्य को समझा, फिर सारे भारत में उसको फैलाया गया। ठीक है, और इसके प्रमोशन के लिए कहीं ना कहीं फंड दिया जाएगा। ये हमने इसमें प्रोविजन पढ़ा। इसके बाद प्रोविजन हमने पढ़ा था कि देखो इसके पहले जो एक्ट हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर होते थे ना, जिसमें केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की हमने बात की थी कि जो प्रांतीय गवर्नर थे उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक गवर्नर जनरल कार्य करने लगा था। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था 1773 के एक्ट में। तो जो प्रांतीय गवर्नर थे उन प्रांतीय गवर्नर को कहीं ना कहीं विधि बनाने की शक्ति भी दे दी गई। ठीक है, कि प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर भी विधि बनाएंगे, प्रांतीय गवर्नर भी विधि बनाएंगे, लेकिन इनकी विधि जो मान्य होगी वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही इनकी विधि मानी जाएगी कि ब्रिटिश संसद से अनुमोदित होना बहुत जरूरी है। इसमें हम लिखेंगे ब्रिटिश संसद से अनुमोदित होना जरूरी है, अनुमोदित होना जरूरी है। यह प्रोविजन था। तो अभी तक हमने जो 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट के प्रोविजन थे वो हमने एक एक करके सारे प्रोविजन हमने समझ लिए। इसके बाद अगर हम लास्ट प्रोविजन हम समझें तो इसमें यह भी कहा गया 6th में कि जो प्रांतीय गवर्नर है, प्रांतीय गवर्नर की जो नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल करता था। तो इसमें ये शब्द और जोड़ गया है कि गवर्नर जनरल ही नियुक्ति करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, वो सम्राट की अनुमति से ही करेगा, सम्राट की अनुमति से ही, सम्राट की अनुमति, सम्राट की अनुमति से ही
प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर, गवर्नर व सेना के अध्यक्ष या सेनापति, सेनापति की नियुक्ति करे, की नियुक्ति, नियुक्ति करेगा। ये प्रोविजन और कौन करेगा? ये गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ब्रैकेट में लिखना, गवर्नर गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल करेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन है जो हमने लास्ट क्लास में समझे थे बड़े अच्छे से। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे जो कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे का जो चार्टर्ड एक्ट है, ये हमारा था 1813 का चार्टर्ड एक्ट है। इसके बाद हमारा है 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, इसको भी हम उसी फॉर्मेट में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके क्या समझेंगे? बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। फिर हम इसके प्रावधान समझेंगे, प्रावधान। फिर इसके परिणाम, ठीक है ना। फिर इसकी कहीं ना कहीं कमियां, इन सब चीजों को हम समझेंगे और इसी बेस पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट की बात हम करते हैं। देखो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट है ना, इसमें जो सबसे मेन बात थी, जो हम पिछले एक्ट में भी पढ़ के आए हैं, जो कंपनी का शासन था ना, वो एक आंशिक रूप से क्या कर दिया गया था, एक अधिकार बनाए रखा था। ठीक है, लेकिन पूरी तरह खत्म ना करके चाय और चीन के साथ व्यापार बना रखा था। इसमें जो सबसे पहला जो एक्ट है था, उसमें यही कहा गया कि कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। कंपनी का व्यापारिक एक का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, जो कि आंशिक रूप से, जो कि आंशिक रूप से, जो कि आंशिक रूप से 1813 के चार्टर्ड एक्ट में किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट में किया गया था, किया गया था। ये हम समझ में आए। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा प्रोविजन था, ये किया गया था। इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे के अगर हम एक्ट को समझेंगे जो बहुत जरूरी है, इसके आगे का जो एक्ट है ना, सेकंड प्रोविजन समझे तो देखो, अगर हम गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल को 1833 में कहीं ना कहीं भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बात को समझना, क्योंकि शासन धीरे धीरे बढ़ रहा है, शासन की महत्ता बढ़ रही है। ऑलरेडी अमेरिका को खो चुका है ब्रिटिश कॉलोनी, तो भारत में धीरे धीरे अपने पूरी तरह से कंपनी को खत्म करते हुए, शासन के महत्ता को बढ़ाते हुए और शासन में अपनी सहभागिता को बढ़ाते हुए इस एक्ट में भी वो प्रोविजन किया गया। तो जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कहां, जो प्रांतीय थे, जो हमने समझा था। ठीक है ना, ये भारत का नक्शा था। ठीक है ना, यहां बंगाल का गवर्नर, मुंबई, मद्रास। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, ये प्रांतीय इसी के सब अधीन आते थे, सारे प्रांतीय गवर्नर इसी के अधीन आते थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें सेकंड प्रोविजन अगर हम समझें तो सेकंड प्रोविजन यही है कि बंगाल के, या बंगाल के नहीं, ऐसे लिख लो, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को भारत का
भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कहीं जैसे कि अगर इसका आप परिणाम देखो, यहाँ एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लो कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इस ब्रैकेट में लिख देता हूं, पहला, जो पीटी में पूछ सकते हैं, पहला भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब ये भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो यहां से एक सवाल यह बन जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो अंतिम गवर्नर जनरल भी यही होगा क्योंकि यही बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इन सवालों को अच्छे से समझना, अगर ये भी पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसको याद रखना, यहां पे लिख लो अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल यही लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अब देखो, अब इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया तो कहीं ना कहीं कार्य का बोझ भी बढ़ जाएगा। और इसका अगर हम परिणाम देखें, परिणाम मतलब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो अगर आप परिणाम देखें, परिणाम देखोगे तो कहीं ना कहीं केंद्रीय शासन की व्यवस्था हो रही है पूरी तरह, केंद्रीयकृत शासन की व्यवस्था लागू। और फर्स्ट टाइम केंद्रीयकृत शासन की व्यवस्था कब लागू हुई थी, 1773 में, हम पढ़ ही चुके हैं। जो शुरुआत कहां से हुई थी, शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है ना, कि वहां क्या हुआ था कि प्रांतीय गवर्नर और फिर एक उन सब के ऊपर गवर्नर जनरल। अब ये क्या, इसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल, और फिर सारे बंगाल का गवर्नर और जो अपने मद्रास, मुंबई, इन सब के गवर्नर क्या इसके अंतर्गत आ जाएं, तो एक केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था हो गई। ठीक है, कि भारत का गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, भारत का गवर्नर जनरल, और इसके अंतर में आ जाएंगे सारे प्रांतीय गवर्नर। ठीक है ना, प्रांतीय गवर्नर है, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था हो रही है। और इसको केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था को अगर और अच्छे से समझाओ, तो अगर आपने यूनिटरी सिस्टम समझाओ, एकात्मक व्यवस्था, जो प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक क्लास में समझा था, तो यहां आप उसका भी विकास समझ सकते हो कि धीरे धीरे एक एकात्मक व्यवस्था भी डेवलप हो रही है। ठीक है ना, जो पैरामिड फॉर्म में हो रही है कि ऊपर है, वहां से एक सेंट्रलाइजेशन, सारी पावर यहां है, यहां से पावर वो नीचे की ओर जा रही है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता था, पावर नीचे से ऊपर की ओर जाती है विकेंद्रीकरण में, तो यहां वो चीज हमें देखने को मिलती है। अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया, अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया तो फिर भाई कार्य भी बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। अब बहुत सारे कार्य बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई कुछ लोगों की और भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो साथ में क्या हुआ कि इसके पहले का जो एक्ट हमने पढ़ा था, किसका, 1784 का, 1773 का, अगर अच्छे से याद हो, तो 1773 में जो केंद्रीकृत शासन की व्यवस्था कैसे की थी हमने, कि एक गवर्नर जनरल परिषद बनाई गई थी। उस गवर्नर जनरल परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट में उन सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। इस एक्ट में 1833 के चार्टर्ड एक्ट में वापिस उन 3 सदस्यों की संख्या से बढ़ाकर वापिस 4 सदस्यों की संख्या कर दी गई। तो गवर्नर जनरल परिषद थी, गवर्नर जनरल परिषद की संख्या कितनी होगी, 3 की जगह 4 हो गई, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में की गई थी। और जो चौथा सदस्य था वो कौन सा था, उसको विधि सदस्य बोलते थे। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, हमारा पॉइंट कौन सा चल रहा था, थर्ड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट में अगर हम लिखें तो गवर्नर जनरल परिषद
गवर्नर जनरल परिषद जो कि 3 सदस्यीय थी, जो कि 3 सदस्यीय परिषद थी, 3 सदस्यीय तीन सदस्यीय 3 सदस्यीय परिषद थी। इसमें एक सदस्य और जोड़ा गया, अब ये परिषद 4 सदस्यीय परिषद हो गई। 4 सदस्यीय परिषद हो गई। 4 सदस्यीय परिषद हो गई। चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। ठीक है ना। चौथा सदस्य जो जोड़ा गया वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। और चौथा सदस्य विधि सदस्य कौन था, ये भी याद रखना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया। चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया जो कि लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले, ये वही लॉर्ड मैकाले है जिसको वर्तमान समय में बड़ी गालियां पड़ती हैं। ठीक है ना। तो यही लॉर्ड मैकाले जो विधि सदस्य जोड़ा गया। तो अगर आपसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाए कि पहली बार विधि सदस्य का प्रावधान किस एक्ट में लाया गया था, तो 1833 के एक्ट में। पहला विधि सदस्य कौन था, तो लॉर्ड मैकाले था। ठीक है ना। और जो गवर्नर जनरल परिषद 3 सदस्य थी उसको 4 सदस्यीय कब बढ़ाया गया, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। तो ये प्रीलियम के हिसाब से फैक्टों को याद रखना, सवाल यहीं से बनते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें लिखना चाहो तो पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब आप गवर्नर जनरल परिषद के याद रखना, गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद, ये भी याद रखना। ये फॉर्म हो गया। ठीक है ना। एक गवर्नर जनरल होगा और 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल परिषद होगी। तो ये हमारा क्या आ गया, कहीं ना कहीं ये हमारी कार्यपालिका हो गई। इसका अगर हम परिणाम समझें, कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का विकास हो रहा है। ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं हमारी कार्यपालिका का विकास हो रहा है। ठीक है। इसके आगे अगर हम समझेंगे तो जो विधि सदस्य था ना, विधि सदस्य को कहीं ना कहीं इसका स्थायित्व नहीं दिया गया, मतलब स्थायी रूप में नहीं रखा गया, सिर्फ उसको एक सलाहकार के रूप में रखा गया। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। आप लिखो 1 मिनट। ठीक है। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखें वहीं पे कि जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य को स्थायी रूप में मान्यता नहीं दी गई। स्थायी रूप में मान्यता नहीं दी गई, सिर्फ एक सलाहकार के रूप में, सिर्फ एक सलाहकार के रूप में। ठीक है ना। इसको स्थायी मान्यता जब दी गई, इसके बाद जो एक्ट है ना 1853 का एक्ट, तो यहीं पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि इसको स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता, स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता 1853 के चार्टर्ड एक्ट में दी गई, के
चार्टर एक्ट में दी गई, चार्टर एक्ट में दी गई, ठीक है, यहां से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कहीं ना कहीं किसकी व्यवस्था शुरू हो गई है, विधि मतलब लॉ मेकिंग की यहां से शुरुआत हो गई है। कहां से, भारत में की एक गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति कर दी जो विधि बनाने से संबंधित कार्य को देखेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कार्यपालिका के अंतर्गत ही किसको, विधायिका को भी लाया जा रहा है, धीरे धीरे उसका भी विकास हो रहा है। और अगर हम भारतीय संविधान में भी बात करें तो आप आराम से पढ़ के समझ के कमेंट्स बॉक्स में ये बता सकते हो कि भारत में विधि सदस्य का पोस्ट कौन सा है, ठीक है ना, और विधि किसको बोला जाता है, लॉ मिनिस्टर अलग होता है, ठीक है ना। और जैसे ही इसके पास क्या है कि अधिकार क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये सलाहकारी है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, जो कि गवर्नर जनरल की परिषद में क्या था, बहुमत के आधार पर निर्णय होता था, इसे सिर्फ सिर्फ सलाह करने का अधिकार है। तो देखो भारत के संविधान में भी एक पद है, उस पद को आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में बताना कि वो पद कौन सा है जिसको संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। अब भाग लेगा तो बोलेगा भी, तो भाषण अभिव्यक्ति की भी वहां पूर्णतः स्वतंत्रता है, वो भाग ले सकता है कार्यवाही में, बोल भी सकता है, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो एक संवैधानिक पद है, उसको आप बाकायदा बताना कि कौन सा है, और वो कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेटेड करता है। तो अगर आप अच्छे से इसको समझोगे तो बाकायदा संविधान में भी वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो इससे आप लिंक बना के समझ सकते हो, ठीक है। और इसके पहले हमने कंपनी के बारे में पढ़ ही लिया था, इसी के एक्ट से संबंधित, कि कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार था वो पूर्णतः इस एक्ट में समाप्त कर दिया गया, जो 1813 के में जो एक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त किया गया था चाय और चीनी के साथ। और देखो एक बात याद रखना, कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त किया था 1813 में, और इस एक्ट में व्यापार का एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, लेकिन कंपनी वाकायदा काम करती रहती है। कंपनी समाप्त 1858 के समय की जाती है, कंपनी अपना पूर्णतः भारत में कार्य करती रहती है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी का जो एक अधिकार है उसको समाप्त किया गया था। और एक अधिकार क्यों समाप्त किया गया था वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि जो ब्रिटेन में जो फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में जो द्वंद्व, ये युद्ध चल रहे थे, उस स्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट ने कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंट थ्योरी दे दिया, और वहां पे अपने जो मित्र देश है उन मित्र देशों से ये सलाह की कि ब्रिटेन के साथ व्यापार करना बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को आर्थिक हानि होगी, जो कि हम उसको राजनीतिक क्षति नहीं पहुंचा पा रहे। तो वहां से फिर ये मांग उठने लगी कि ईस्ट एशिया के साथ हमें भी व्यापार करने के लिए और अनुमति दी जाए, तो फिर उसको एक अधिकार समाप्त किया गया था, और अभी इस समय में एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, किसके एक्ट में, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। ये हम पीछे समझ चुके हैं। जो कंपनी कब बनी थी, 1600 में, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अगर परिणाम हम निकालें तो कंपनी क्या है, पूर्णतः प्रशासनिक कार्यों में जुट गई है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोविजन को समझें, नेक्स्ट प्रोविजन हमारा 4th हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोविजन को समझें हम, तो देखो क्या हो रहा है कि लास्ट एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा वार्षिक। अब कहीं ना कहीं शिक्षा के बाद 20 साल बाद ये आया है, ठीक है ना, 33 में आया है, तो फिर कहीं ना कहीं नौकरी की भर्तियां भी निकाली जाएंगी, तो खुली प्रतियोगिता भी होने लगी, ठीक है ना। सिविल सेवकों में, सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता ठीक है ना। और इसमें यह लिखा गया था खुली प्रतियोगिता में कि धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये इसमें प्रोविजन जोड़ा गया। देखो भारतीय संविधान में भी ये प्रोविजन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है तो उसमें भी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कहीं ना कहीं लोक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। ये वहां
ठीक है, इसमें भी ये प्रोविजन जोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सिविल सेवकों की जो खुली प्रतियोगिता थी भर्ती करनी थी, ये अच्छे से कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि कंपनी के विरोध के कारण इसका प्रावधान कार्य नहीं कर पाया। कंपनी के विरोध के कारण विरोध के कारण विरोध के कारण विरोध के कारण यह विफल रहा, यह विफल रहा, यह विफल रहा। कंपनी के विरोध के कारण ये विफल रहा, क्योंकि कंपनी ने विरोध करना शुरू कर दिया कि अब आप भारतीयों को भर्ती करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ना, हित संघर्ष, वो टकराने लगेंगे। तो इसकी वजह से इसको बाकायदा इसको विरोध किया और ये आगे कार्य नहीं कर पाया। इसके बाद जो इसमें एक प्रोविजन था 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, इसमें ये प्रोविजन किया गया, जो दास प्रथा थी, दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की गई। दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा की गई, ठीक है ना। दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया गया। दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया गया, और ये वर्तमान समय में प्रभावी ना होने के बाद इसको पूर्णतः समाप्त होने में 10 साल लगे, ठीक है ना। तो आगे लिख सकते हो कि यह प्रभावी रूप से कार्य आने वाले 10 सालों में कर पाया। 10 सालों में कर पाए। अब एक्ट अपना कब आया था? 1833 में। तो 10 साल कब? 1843। तो 1843 में ये कर पाया, 1843 में। और अगर आप नाम लिखना चाहो तो लॉर्ड एलन वरो के कार्यकाल में, लॉर्ड एलन वरो के कार्यकाल में, लॉर्ड एलन वरो के कार्यकाल में या लॉर्ड एलन वरो के द्वारा, पीटी में अगर पूछ लें, या लॉर्ड एलन वरो के द्वारा, तो ये याद रखना, ठीक है ना, पीटी के हिसाब से के द्वारा, ठीक। ये इसमें बात कही कि दास प्रथा का उन्मूलन पूरी तरह किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट था, ठीक है, जो प्रभावी रूप से आगे 10 सालों में किया गया। ये इसमें 5th पॉइंट था। इसमें जो सबसे, देखो इसके भी पॉइंट्स अगर आप इंपॉर्टेंट करना चाहो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या, तो जो हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, ठीक है ना। दूसरा, कंपनी के अधिकार को भी समाप्त किया गया, और तीसरा ये। अब अगर हम इसके आगे पढ़ेंगे तो आगे के प्रोविजन को अगर हम समझेंगे, प्रोविजन नंबर 6, प्रोविजन नंबर 6 में जो इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वह यह था कि एक विधि आयोग की स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। विधि आयोग के गठन का प्रावधान, विधि आयोग के गठन का प्रावधान। इसमें प्रोविजन यह था कि विधि आयोग के गठन का प्रावधान, और इसी के बेस पर 1834 में, ठीक है ना, इसी आधार पर इसे लिख लो, इसी आधार पर 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया गया, और विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। देखो, लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया, और जनरली जो विधि आयोग था ना, विधि आयोग का कार्य क्या था? देखो, विधि आयोग का कार्य यह था कि हमने जब सुप्रीम कोर्ट का बारे में पढ़ा था, जो 1773 के एक्ट में कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के गठन करने के बाद देखो, एक न्याय प्रणाली की व्यवस्था होती है। न्याय प्रणाली की व्यवस्था होने के बाद
प्रणाली का कार्य क्या होता है? न्याय प्रणाली का कार्य यह होता है कि जो व्यक्ति से व्यक्ति के आपस में विवाद चल रहे हैं, या जो सामाजिक विवाद है, या व्यक्ति से राज्य का विवाद चल रहा है, या किसी प्रांत का एक दूसरे प्रांत से विवाद चल रहा है, मतलब किसी भी टाइप का विवाद हो उसका निर्णय करना। इन विवादों को अगर हम दो भागों में बांट दिया जाए तो एक होता है दीवानी मामले, एक होता है फौजदारी मामले, मतलब क्रिमिनल होता है और सिविल सूट होता है। जो दीवानी मामले होते हैं ना, दीवानी मामलों में क्या होता है कि आप किसी भी देश में जाएंगे, जो सिविल सूट होते हैं उनको सुलझाने के लिए वर्तमान समय में न्यायपालिका जैसी व्यवस्था है, जिसमें ए का पक्ष भी सुना जाएगा, बी का पक्ष मतलब एक्यूज्ड को भी सुना जाएगा, विक्टिम को भी सुना जाएगा, उस बेस पे दोनों के निर्णय किए जाएंगे, ठीक है ना। और निर्णय का आधार क्या होगा? थोड़ा लॉजिकल होगा, थोड़ा रैशनल होगा, थोड़ा फैक्ट बेस्ड होगा और थोड़ा रिसर्च बेस्ड होगा। पुराने समय में तो ऐसा होता नहीं था। पुराने समय में पंचायतें निर्णय सुनाती थी, घर के बड़े बुजुर्ग भी निर्णय सुना दिए थे, और वही ट्रेडिशन धीरे धीरे परंपराएं रीति रिवाज बन जाती थी। अब रीति रिवाज के हिसाब से वो निर्णय बने रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वर्तमान समय में तो बाकायदा एक जुडिशरी की व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। अब जो सिविल सूट होते, सिविल सूट में समाज में धर्म और जाति के हिसाब से अपने अपने नियम कानून बने होते हैं, ठीक है ना। आप किसी जाति में जाओगे तो चोरी करने की अलग सजा होती, किसी धर्म में जाओगे तो अलग सजा होगी, ठीक है ना। घर के लड़ाई झगड़े हैं, किसी जाति में अलग विवाद निपटाए जाएंगे, किसी में अलग विवाद निपटे जाएंगे। शादी को लेके किसी कास्ट में अलग प्रोविजन है, किसी धर्म में अलग प्रोविजन है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होते, क्योंकि हर धर्म ने, हर जाति ने या हर समाज ने अपने अपने हिसाब से इन कानूनों को बनाया है, ठीक है। तो इन कानूनों को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और उनको कहीं ना कहीं एक संहिताबद्ध किया जाए, कोडिफाई किया जाए, उसका कार्य सौंपा गया था विधि आयोग को, क्योंकि इनको लेके विवाद हो रहे थे। देखो, क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल में क्या है कि किसी ने किसी व्यक्ति का मर्डर किया है तो उसको एक सी सजा दी जा सकती है, चोरी की है एक सी सजा दी जा सकती है, रेप किया एक सी सजा दी जा सकती है, क्योंकि उसमें भिन्नताएं नहीं आती हैं। भिन्नता हमेशा आ जाती है सिविल सूट में, क्योंकि सिविल सूट में जो मामले होते हैं वो सिर्फ अपने क्षेत्र के हिसाब से, व्यक्ति समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से निर्माण होता रहता है, और धर्म का भी उस पर बाकायदा बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो उसको कहीं ना कहीं एक विधि आयोग बनाना पड़ा, जो विधि आयोग का कार्य यही होगा। और विधि आयोग को अच्छा खासा इसको टाइम लगा था। जैसे कि 1834 में विधि आयोग का गठन हुआ था, इसका काम वही था, ठीक है ना। अगर काम लिखना चाहो तो यही था कि जो दंड, ठीक है ना, कार्य क्या थे? दंडीय अपराध की एक संहिताबद्ध करना, ठीक है ना, मतलब कोडिफाई करना कि किसी ने अगर ये कार्य किया तो उसको क्या दंड दिया जाए, किसी को ये कार्य किया है तो क्या दंड दिया जाए। इसी बेस पर अगर आपने पढ़ा हो तो जो आईपीसी है ना, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, विधि आयोग की स्थापना कब हो रही है? 1834 में, ठीक है ना, 1834 में। और ये आईपीसी कब बन के तैयार होता है? 1860 में। 1860 में आईपीसी बनकर तैयार होता है, जिसको बोलते हैं इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, ठीक है ना, इंडियन पिनल कोड। अभी वर्तमान समय में या वर्तमान सरकार ने इन सबको खत्म कर दिया, आईपीसी को भी कर दिया, सीआरपीसी को भी कर दिया, और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी खत्म कर दिया। उसकी जगह नए एक्ट लेके आए हैं जो अब लागू भी हो गए हैं, धीरे धीरे अच्छे से लागू हो जाएंगे। उनके बारे में आप आराम से कमेंट बॉक्स में बाकायदा बता सकते हो कि उनके नए नाम क्या रखे गए हैं, ठीक है ना, उनको किस तारीख को खत्म किया गया और किस संशोधन के तहत खत्म किया गया, ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना, कि इसी के बेस पर विधि आयोग का गठन किया गया था। तो विधि आयोग का कार्य हमने समझ लिया। तो ये हमारा 1833 के चार्टर्ड एक्ट में हमने ये सारी चीजें समझी हैं, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल परिषद थी, गवर्नर जनरल परिषद के बारे में अच्छे से समझ लिया, उसमें चौथा विधि सदस्य के बारे में जोड़ा गया। इसमें एक छोटा सा प्रोविजन और जोड़ा गया था, वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत आने जाने के लिए लाइसेंस की अनुमति का उनको अधिक वो खत्म कर दिया। अब बिना लाइसेंस के भी वो आ सकते हैं, ठीक है ना, जो कि पहले आना पड़ता था तो उनको लाइसेंस लेके आना पड़ता था। ये हमारा हो गया क्या? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है हमारा 18 चार्टर्ड एक्ट, चार्टर एक्ट 1853, ठीक है ना।
चार्टर्ड एक्ट 1853। देखो जो चार्टर एक्ट है वो मुख्यतः 3 ही है, और भी शायद आते, लेकिन 1853 का ही आखिरी था, क्योंकि 1857 क्या हो जाती, क्रांति हो जाती, ठीक है, जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। तो अपने 3 ही थे, कौन से थे? चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है ना, 1833 और 1853। इन सबको हम बाकायदा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और इनके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रीवियस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर्ड एक्ट कि इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रोविजन इसमें यह किया गया था कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की परिषद में हमने अभी पीछे पढ़ के आए, ठीक है ना, उसमें एक जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था जिसको विधि सदस्य बोलते हैं, उस विधि सदस्य को इस एक्ट में क्या कर दिया था, उधर भी मैंने समझाया था कि एक स्थायी, ठीक है ना, स्थायित्व दे दिया गया था। तो अगर पहले प्रोविजन की बात करें, कब? चार्टर्ड एक्ट 1853 में, ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया, विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बना दिया गया, ठीक है ना। और देखो जो पिछले एक्ट में पढ़ा था ना कंपनी के बारे में कि 20 वर्षों के लिए एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना, 1853 तक आते आते कंपनी के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया। कंपनी का यहां पूरी तरह आंशिक रूप से ना कंपनी का 33 में पूरी तरह समाप्ति कर दिया गया था। इसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं जोड़ा गया था, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंपनी को समाप्त करना ही चाहते थे। तो इसमें क्या है कि जो चौथा सदस्य था ना विधि सदस्य, उसको क्या है, स्थायित्व प्रदान कर दिया कि उसको स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया। यह है पहला प्रोविजन। इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन था, सेकंड प्रोविजन क्या हुआ कि देखो अब आप याद रखना, गवर्नर जनरल कितनी, 4 सदस्यीय परिषद होगी। गवर्नर जनरल की परिषद थी वो 4 सदस्य हो गए, और चौथा सदस्य कौन था, विधि सदस्य था। इसमें क्या हुआ कि इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य और जोड़े गए। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूं, इसमें सिर्फ ऐसे ही लिख दे रहा हूं कि गवर्नर जनरल परिषद में जो कि 4 सदस्यीय परिषद थी, 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया, 6 अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा गया, साथ में 2 और एक्स्ट्रा सदस्य को जोड़ा गया, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा सदस्य को और जोड़ा गया, साथ में 2 अतिरिक्त सदस्य को और जोड़ा गया, अतिरिक्त सदस्य को और जोड़ा गया, ठीक है। तो अब देखो गवर्नर जनरल परिषद में कितने सदस्य, 4 सदस्य। तो अगर आप काउंट करोगे गवर्नर जनरल परिषद में कितने सदस्य, 4 सदस्य, ठीक है ना, और 6 अतिरिक्त सदस्य, 6 अतिरिक्त सदस्य और 2 अतिरिक्त सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? अब टोटल अगर बात करोगे तो टोटल कितने हो गए? 12 सदस्य, 12 सदस्य। नीचे दिख रहा है टोटल कितने हो गए? 12 सदस्य। देखो अब 12 सदस्य हो गए ना, तो 12 सदस्य के लिए क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण कर दिया। ये याद रखना, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण, जो कि कितनी है, जो कि 12 सदस्यीय है, जो कि 12 सदस्यीय है, जो कि 12 सदस्यीय है। और 12 सदस्य में कौन कौन है? गवर्नर जनरल की परिषद है, 6 अतिरिक्त सदस्य हैं 2। क्योंकि देखो
अब धीरे धीरे कार्यभार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब जो गवर्नर जनरल होता था वो किसका, भारत का गवर्नर जनरल है। अब भारत का गवर्नर जनरल है तो कार्य कहीं कहीं ने बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण कर दिया जो 12 सदस्यों की। अब ये केंद्रीय विधान परिषद ही कहीं ना कहीं किसकी तरह कार्य करेगी, जैसे जो संसद होता है ना, संसद की तरह कार्य करेगी, संसद की तरह कार्य करेगी, कार्य करेगी। अब संसद की तरह कार्य करेगी तो इसका आप परिणाम क्या देख सकते हो कि अब विधायिका प्लस कार्यपालिका दोनों का ही निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसका परिणाम देखोगे, परिणाम देखोगे, परिणाम, तो परिणाम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि विधायिका और कार्यपालिका एक साथ आ गए हैं, ठीक है ना। विधायिका प्लस कार्यपालिका, विधायिका प्लस कार्यपालिका, विधायिका प्लस कार्यपालिका। क्योंकि देखो केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण हो गया तो ये क्या कार्य करेगी, विधायिका। कार्यपालिका हम पीछे समझ में आए, जो गवर्नर जनरल परिषद थी वो कार्यपालिका का काम करता था, तो परिणाम था दोनों होने लगे, क्योंकि ये संसद की तरह कार्य करेगी। तो संसद की तरह, तो संसद के काम क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है। विधायिका का काम क्या होता है, विधि निर्माण करना, और कार्यपालिका का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव करना। तो ये कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि विधान परिषद में जो कि 12 सदस्य थे, ये संसद का इसमें निर्माण कर लिया गया, ठीक है। तो ये इसका सबसे मेन प्रोविजन था, ठीक है, कि गवर्नर जनरल की परिषद थी जो 4 सदस्यीय, उसको स्थायी बना दिया गया, प्लस उसमें जो 6 अतिरिक्त सदस्य और 2 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, उनके बारे में भी ये लिखा गया, ठीक है ना। आप इसको लिखो, फिर मैं 1 मिनट में बताता हूं। ठीक है, लिख लिया। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको लिख लो। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट प्रोविजन में चलते हैं। हमारे प्रोविजन क्या थे, सेकंड। अब आते हैं हम थर्ड प्रोविजन की अगर हम बात करें तो देखो 1833 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था, और 1813 के में क्या था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देंगे। उसके 20 साल कहीं ना कहीं खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई, ठीक है, जो धर्म, जाति, लिंग के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद इसमें क्या, जो सिविल सेवकों के विशिष्ट थी उनमें भी भर्ती की जाएगी। सिविल सेवकों की विशिष्ट भर्तियां, विशिष्ट भर्तियों, विशिष्ट भर्तियों की शुरुआत, विशिष्ट भर्तियों की शुरुआत, ठीक है। विशिष्ट भर्तियों की शुरुआत का मतलब यह है कि हर स्तर पर हम भर्ती नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग थे जो आईसीएस, अगर आपने नाम सुना इंडियन सिविल सर्विस, जो 1773 के एक्ट में भी हमने पढ़ा था कि कलेक्टर का पद का निर्माण कर दिया गया। तो जो बड़े होते जैसे गवर्नर जनरल की परिषद, और जो भी ए ग्रेड की जॉब होती थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ही आते थे। भारत में उनके लिए कोई खुली प्रतियोगिता नहीं होती थी, इसलिए विशिष्ट, ठीक है ना, कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसों के लिए ही नियुक्ति की जाएगी, हर किसी में नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इसमें ये भी प्रोविजन जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात करें तो नेक्स्ट प्रोविजन के लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। अगर पुराने आर्टिकल बाकायदा आपको अच्छे से याद हैं तो पुराने आर्टिकलों में हमने समझा था कि जब 1600 का चार्टर्ड एक्ट बनाया गया था, 1600 के चार्टर्ड एक्ट में जो कंपनी थी, कंपनी को राजपत्र अधिलेख मिला था, उसमें एक चीज का प्रोविजन किया गया था जिसको बोलते थे सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, निर्देशक मंडल था, और निर्देशक मंडल क्या, कंपनी का मालिक होता था। उसमें कितने सदस्य होते थे, 24 सदस्य होते थे, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इन 24 सदस्यों में जो मालिक बनने के लिए रकम लीती थी वो रकम कितनी होती थी, 1000 रुपए। इस रकम को पहली बार कब कब किया गया था, अगर याद हो तो हमने 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था,
उसमें कंपनी में सबसे पहले नियंत्रण करने के लिए जो सीओडी थी उसके अध्यक्षों के लिए ये कार्य किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या इसमें कहा गया कि जो सीओडी है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, निर्देशक मंडल में संख्या कितनी थी? 24। उस 24 की संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें हम वो लिख सकते हैं कि सीओडी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको सीओडी बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में निर्देशक मंडल बोलते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 थी, जिसको घटाकर 18 कर दिया गया, 18 कर दिया गया, जिसको घटाकर 18 कर दिया गया। साथ में इसमें एक प्रोविजन और जोड़ा गया, साथ में 18 कर दिया गया, साथ में जो 6 सदस्यों की नियुक्ति होगी, साथ में 6 सदस्यों की नियुक्ति, 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश, ठीक है ना। ब्रिटिश मतलब कौन? प्रीवी काउंसिल, ठीक है ना। ब्रिटिश मतलब वो सम्राट के द्वारा, ठीक है ना। ये 6 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? सम्राट के द्वारा। ये इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में किया गया, क्योंकि देखो धीरे धीरे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, ये कंपनी की शक्तियां कम करते जा रहे हैं, तो फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी क्या जरूरत थी, तो उसको भी कम कर दिया गया, ठीक है ना। ये सारे प्रोविजन इसमें किए गए। इसके बाद अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, 5वां प्रोविजन, तो कंपनी के व्यापार के बारे में इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं जोड़ा गया, क्योंकि हर एक्ट में इसका जो लाइसेंस होता था, अगर याद हो जो 1600 के चार्टर्ड एक्ट में था, वो लाइसेंस 15 वर्षों के लिए दिया गया था, फिर 15 वर्षों के लिए 20 वर्ष बढ़ा दिए गए थे, तो फिर 20-20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए जाते थे। इसलिए चार्टर्ड एक्ट भी देखो 13, 53, 33, 20-20 वर्ष। इसमें कंपनी के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया कि कंपनी आगे कितनी बढ़ाई जाएगी, कितनी नहीं बढ़ाई जाएगी, 20 वर्ष बढ़ाना है या 10 वर्ष बढ़ाना है, तो कंपनी के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। तो इसमें लिख सकते हैं हम, कंपनी को आगे, कंपनी के लाइसेंस को लिख लो, अच्छे शब्दों में लिख लो, कंपनी के लाइसेंस को आगे बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है ना। कोई भी प्रावधान नहीं किया गया कि कंपनी 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, मतलब कंपनी से रिलेटेड इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया था। तो ये सारे प्रोविजन हमने पढ़ लिए हैं, जो कि हमारे 1853 के चार्टर्ड एक्ट के हैं, ठीक है ना। लास्ट में प्रोविजन एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिख लो, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ऐसे ही है, अगर पीटी में कभी पूछ लो, फिलहाल पूछते नहीं है। 6 लिख लो, ठीक है। 6 में प्रोविजन ये था कि देखो, अब ये गवर्नर जनरल था, वो कौन सा? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जो हमने 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था। तो जो प्रांतीय गवर्नर थे ना, उनमें एक जो बंगाल का गवर्नर था, वही गवर्नर जनरल बनाया। तो प्रांतीय गवर्नर थे ना, उनमें क्या एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। तो इसमें लिख सकते हैं बंगाल में, क्योंकि बंगाल प्रोविंस सबसे बड़ा था, बंगाल में प्रशासन के संचालन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है ना, प्रावधान, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा? चार्टर्ड एक्ट 1853, चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें इतने सारे प्रोविजन थे, लेकिन ये प्रोविजन बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाए। इफेक्टिव लागू इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि देखो,
53 में आया और मुश्किल से 4 साल बाद ही, 4 साल बाद, मतलब 1857 में क्रांति हो गई, 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोलते, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम। और इसने ब्रिटिश पर बहुत बड़ा असर डाला है, इतना बड़ा असर डाला कि इसके बाद जो एक्ट आया है ना वो पूरी तरह चार्टर्ड ना होके, क्योंकि अगर ये क्रांति ना होती तो 53 के बाद फिर सीधा क्या आता, 1873 का चार्टर्ड एक्ट आता, क्योंकि कंपनी को ही लागू कर रहे थे, ठीक है ना, तो 20-20 वर्ष में आते रहते, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का व्यापारिक संबंध और क्रांति होने की वजह से ब्रिटिश ने पूरी तरह अब आधिपत्य शुरू कर दिया। और इसके बाद जो एक्ट आता है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और भारत शासन अधिनियम भी बहुत अच्छा एक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, और उसमें ऐसे प्रोविजन है कि ब्रिटेन में भी बहुत सारे बदलाव किए गए और भारत में भी बहुत सारे बदलाव किए गए। तो इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। आज हमने तीनों एक्ट पढ़ लिए, 1813 का भी हमने अच्छे से समझ लिया, 1833 का भी समझ लिया, 1853 का भी चार्टर्ड एक्ट समझ लिया। अब आपको जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इतनी बातों को बड़े ध्यान से और शांति से सुनने लेके धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसके बाद फिर हम 61 का पढ़ेंगे, फिर 92 का पढ़ेंगे, फिर मार्लेमेंटो सुधार, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसी तरह हमारे 1-2 क्लास और लगेंगी, उसमें हमारा पूरा संवैधानिक विकास खत्म हो जाएगा। फिर आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आराम से प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।